लेट क्यों आ रहे हो सारे बच्चे? गुड इवनिंग मैम। लेट क्यों आए हो? किस खुशी में आए हो? अगर इतना ही डर था तुम्हें कि मैम क्लास में अलाउ नहीं करेंगे तो काम क्यों नहीं करते तुम लोग? लवप्रीत कितनी डीपीपी भेजी डी ब्लॉक की? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं, मैम मुझे रितिका अभी सेंड करो। बेशक क्लास लीव करके दोबारा रिज्वाइन कर लो, बट मुझे भेजो। हाँ, अगर लवप्रीत क्या कह रही हो आप? मैम फर्स्ट डीपीपी तो कंप्लीट हो गई है, जो सेकंड डीपीपी है वो थोड़ी सी है। ठीक है, ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी। करणवीर, हैव यू शेयर्ड? करणवीर, मैम क्लास के बाद सेंड करता हूँ। एक भी नहीं हुई क्या अभी डीपीपी करणवीर? नो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 20 मिनट भी नहीं निकाल पाए? कम से कम एक तो करके दे देते। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक डीपीपी कर ली और मुझे शेयर कर दी? हैंड रेज कीजिए। एक डीपीपी, दूसरे की नहीं बात कर रही हूँ मैं, माफ किया, दूसरा कर लेना आज। मैम शेयर नहीं करी अभी। ठीक मैम है, शेयर अभी कर रहा हूँ बस। ठीक है, कर लो हैंड रेज। ठीक है, ओके ओके। तो ये 18, वो 19, 20, ओके, ठीक है। लगभग 20-21 बच्चे हैं। ऑल राइट, नीचे कर लीजिए बेटा हाथ, नीचे कर लीजिए। ओके, ठीक है, नीचे मैम कर मैंने लो। शेयर कर। ठीक है, सेकंड वाली करके दे देना जिसने नहीं करी है, ठीक है? कल मॉर्निंग तक दे देना या फिर आज रात तक दे देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज लेक्चर हमारा 4th है ना? यस मैम। एक सेकंड, ये कल वाली तो नहीं हो गई? एक सेकंड, मतलब नहीं। ओके, ये मैंने चेंज नहीं किया, एक मिनट। मैम दोनों भेज दी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। कंटिन्यू करते हैं विद प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? जैसे हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी कर ली थी। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जिस तरह कल की क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था 3D के, जिस तरह वो सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, वैसे मैम 4D और 5D के भी करते हैं। हाँ, लेकिन उनका थोड़ा अलग रहता है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी वो शो करते हैं वो हमें ध्यान नहीं रखना है। हमें सिर्फ 3D सीरीज वाली ध्यान रखनी है। और पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? रुदेनियम और ओस्मियम, वो भी वही करते हैं, राइट? रुदेनियम और ओस्मियम की +8 होती है। हाँ, जिसका आपको ध्यान रखना है वो आपको 3D सीरीज वाले ध्यान रखना है। नो डाउट 4D और 5D वाले एलिमेंट्स भी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, राइट? तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कर रहे थे, इसको हम कंप्लीट करते हैं आज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जहां पे हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ये कई बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, इसको मैं एक बार दोबारा आपको बताऊंगी। कलर्ड आयंस, आप अभी देखोगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। कलर किस वजह से आता है वो हमें चेक करना है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हमें देखनी है। ट्रांजिशन मेटल्स जो है कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, वो भी हमें देखना है। और ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो एलओए की फॉर्मेशन भी करते हैं, वो भी हमें पढ़ना है, राइट? हाँ जी मैम, Zn की भी एक ही ऑक्सीडेशन, यस, Zn भी सिर्फ +2 दिखाता है बेटा। Zn की स्कैंडियम की +3
वो दिखाता है, और Zn की +2 में वो दिखाता है, +3 में वो नहीं दिखाता है। ठीक है, राइट। आपके जो भी डाउट्स होंगे जो रह गए हैं या डीपीपी से रिलेटेड डाउट है, मेरे से क्लास के बाद में पूछ लेना, राइट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल इस टेबल पे मैं दोबारा आऊंगी, एनसीईआरटी वाली टेबल पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, एक बार दोबारा याद करवा देती हूँ। मैंने ये बोला था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होता जाएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, बता रही हूँ बस वर्बली, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना लो होगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस और नो? तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव या लो, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। और मैंने कहा था सपोज तुम्हारा मेटल 0 में है, वो +2 में जाना चाहता है, तो इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी किस पे भारी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी पे। और साथ में आप लिख भी सकते हो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन, राइट। और अगर मान लो M+2 में नहीं जाना चाहता, तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी भारी पड़ जाएगी किस पे? बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी। यस। तो ये पॉइंट्स अपने को थोड़े से याद रखने थे। फिर हमने ये टेबल देखी थी, यहाँ पे हमने देखा था कि M जो मेटल है वो +2 से M में जा रहा है, तो बेसिकली दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो हमने देखा था कि टाइटेनियम का नेगेटिव में आ रखा है, तो एक हमें ट्रेंड दिख रहा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब स्कैंडियम की इन्होंने बात नहीं कर रखी, टाइटेनियम से शुरू कर रखा है। टाइटेनियम से जब मैं वेनेडियम पे जा रही हूँ तो मेरी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम नेगेटिव हो रही है। क्रोमियम पे गई और कम नेगेटिव हुई। एक्सपेक्टेड क्या था कि मैग्नीज की भी और कम नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो कर रहा है। यस और नो? फिर आयरन की कम नेगेटिव हुई, कोबाल्ट की कम नेगेटिव हुई, निकल की कम नेगेटिव हुई, कॉपर की बल्कि पॉजिटिव हो गई, तो ये भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर से अलग शो कर रहा है। ये वैल्यू तुम याद नहीं कर सकते हो बिकॉज दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये आप नहीं कर सकते हो। यस और नो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का हमें कंसिडर करना होता है। हाइड्रेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऐसे ही नहीं निकाल दो, राइट। काफी सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं व्हाइल फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हमें वैल्यू रटना भी नहीं है, बस हमें ये देखना है कि एक्सपेक्टेड जो हमारा एक्सपेक्टेड था उससे वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है। तो जिंक में देखो, जिंक में पॉजिटिव की बजाय अब नेगेटिव है, तो इन तीनों में ये देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मैंने कहा था सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसमें दिख रही है आपको? निकल और कॉपर में। तो निकल भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। तो हमें ये 4 चीजों के बारे में पढ़ना है, मैग्नीज, निकल, कॉपर और जिंक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉपर से। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये सब मैं बता चुकी हूँ, एक बार फटाफट रिकॉल करा रही हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉपर है ना, वो कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहेगा? मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, वो भारी पड़ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी पे। यानी कि जब आप क्या करोगे, जब आप 1 by 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, राइट, तो और जब कॉपर +2 बन रहा है एक्वस फेज में, तो बेसिकली उसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतनी ज्यादा रिलीज नहीं हो रही जितनी तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। That is why copper will not convert into copper. Instead, copper +2 will convert into copper, right? इसलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आया हुआ है वो 0.34 वोल्ट आया हुआ है। Is that clear? तो एक्सप्लेन कैसे करोगे कि कॉपर का पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। ये तुम्हारा असर्शन रीजन आ सकता है, ये तुम्हारा असर्शन हो गया और ये तुम्हारा रीजन हो गया। इज दैट क्लियर?
अच्छा, इससे और क्या पता चला कि H2 गैस लिबरेट नहीं करता, ये भी मैंने बता दिया। वैसे तुम्हें पता ही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो कॉपर का उससे ज्यादा है, तो नो डाउट ये खुद को रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि अगर तुम एसिड ले रहे हो तो वो H2 गैस लिबरेट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो कॉपर जो है बेसिकली it does not liberate H2 gas from acid, ठीक है। अच्छा, ओके, एसिड कब रिड्यूस होगा? अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, बट स्टिल H2 गैस तो फिर भी नहीं निकलेगी, ठीक है। एक ये पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। उसके अलावा एक और पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार। E0 for manganese, nickel and zinc are more negative than expected, yes or no? फ्रॉम द जनरल ट्रेंड, यही हम टेबल में देख के आ रहे थे कि मैग्नीज, निकल और जिंक का मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि जब हम बाकियों को देख रहे थे तो उससे कुछ जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके हटके कुछ देखने को मिला। वो क्यों देखने को मिला? देखो, Mn+2 से Mn में जाना चाहेगा क्या? ये नहीं जाना चाहेगा यार, पता क्यों? क्योंकि Mn में होता है 3d5 4s2 और ये होता है 3d5, तो ऑलरेडी Mn+2 क्या है? स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्यों जाना चाहेगा Mn में? हाँ या ना? ये क्यों जाएगा Mn में? इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या आ रहा था? मोर नेगेटिव आ रहा था। नेगेटिव तो आ ही रहा था लेकिन मोर नेगेटिव आ रहा था। इसका मतलब मोर नेगेटिव का क्या मतलब है मेरा बेटा? कि M+2 M में नहीं जाना चाहेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, यस मैम। अच्छा, जिंक का क्या सीन है मैम? नीचे देखो, जिंक, जिंक जाना चाहेगा क्या? नहीं मैम, क्योंकि जिंक +2 में भी 3d10 है, वो इसमें स्टेबल है, तो क्यों जाना चाहेगा वापस जिंक में? तभी उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव में आ रहा है। अपने को देखो, समझने की कोशिश करो, हमें क्या एक्सप्लेन करना है? हमें बस ये एक्सप्लेन करना है कि ये डेविएशन क्यों देखने को मिल रही है। हमें और कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज रट्टा नहीं मारनी है। वी जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द डेविएशन, ठीक है। ओके, उसके अलावा थर्ड आता है एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ निकल टुवर्ड्स E0। अब देखो, निकल में ऐसा क्या है? क्या निकल +2 निकल में जाना चाहेगा? मैम ये भी नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि मेरा बेटा जब निकल से निकल +2 बनेगा ना, और एक्वस फेज में इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होती है? नेगेटिव होती है, जो कि कंपनसेट कर देती है आयनाइजेशन एनर्जी को। दैट इज व्हाई निकल +2 स्टेबल है। तो निकल +2 में जाना चाहेगा, बट निकल +2 निकल में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन नहीं है हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, इज नॉट दैट द रीजन। इसका रीजन है ड्यू टू इट्स नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या ये बात समझ में आई? मैग्नीज का रीजन, जिंक का रीजन तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट जो निकल का रीजन है वो क्या है? नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आपको वही चीज ध्यान में रखनी है, और ये चीजें तभी आपको रिवाइज होंगी जब आप लोग रिवाइज करके किताब को बंद कर दोगे, खाली पन्ना लोगे और उस पर लिखना चालू करोगे, राइट? अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। सक्षम है क्लास में? यस मैम। डन? यहाँ तक हो गया? चलो, तो बेसिकली हमने मैग्नीज वाला एक्सप्लेन कर दिया, निकल वाला कर दिया, कॉपर वाला कर दिया और जिंक वाला कर दिया। आगे आते हैं। ओके, ठीक है, ये एनसीईआरटी में टेबल है, मैंने उसका छोटा सा पार्ट स्निप करके यहाँ पे लगा दिया है। तो ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। अब हमें एक्सप्लेन करना है क्या मेरा बेटा? M+3 से M+2। बताओ, अगर मेरा मेटल M+3 में है और अगर आप चाहते हो कि वो +2 में जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा
मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव जाएगा। अगर आप चाहते हो ये ना जाए, ये ना जाए, तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा या फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा, हाँ या ना, यही मतलब हुआ। चलो चेक करते हैं मेरा बेटा यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा है। चलिए आइए देखो, तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आता है कि ए वेरी लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम +3 टू स्कैंडियम +2, ध्यान से देखेंगे, रट्टा नहीं मारना है। स्कैंडियम +3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या स्कैंडियम +2 में जाना चाहेगा क्या, देखते हैं। अगर तुम्हें याद हो स्कैंडियम +3 D0 में होता है और स्कैंडियम +2 D1 में होता है, और मैंने तुम्हें कहा था स्कैंडियम +3 ही दिखाता है, राइट। तो स्कैंडियम +3 ज्यादा स्टेबल है, तो वो क्यों जाना चाहेगा, अगर नहीं जाना चाहेगा तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, या तो लो आएगी या बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो इसने क्या बोला है, वेरी लो वैल्यू। क्या ये तुम्हें रीजन क्लियर हो गया कि इसकी लो वैल्यू का मतलब क्या है, क्लियर है सबको। Because scandium +3 ion has a noble gas configuration, so it does not want to go into scandium +2. Done? चलिए आइए सेकेंड पॉइंट देखिए कि जिंक के केस में हाईएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब जिंक +3, वैसे तो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर जिंक +3 एक इलेक्ट्रॉन लेके +2 में जाएगा तो इसकी वैल्यू ना हाईएस्ट है, मतलब हाई पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसका मतलब मैम जिंक +3 जिंक +2 में जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि मैम ये D10 है, दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तभी इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, हाँ या ना। बेशक तुम देख भी सकते हो यहाँ पे जिंक की हालांकि दे नहीं रखी, देखो एनसीईआरटी में जिंक और स्कैंडियम की वैल्यू दे नहीं रखी, ये देखो, तो कोई बात नहीं दे रखी, हमें याद भी नहीं करनी है। तो हम एनसीईआरटी की डेटा को जो भी इसने पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले दो पॉइंट्स क्लियर, why very low value of scandium +3 to scandium +2 and why very high value for zinc +3 to zinc +2, get it। तो इसने क्या लिखा हुआ है, difficult to remove an electron from it to change it into +3, right or not। तो zinc +2 zinc +3 में नहीं जाना चाहेगा, ओके वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहती है एनसीईआरटी, कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ मैग्नीज +3 टू +2, मतलब वो कह रहे हैं कि Mn+3 जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हाई पॉजिटिव वैल्यू मान के चलो। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैम Mn+2 किस में है, D5 में होता है, विच इज स्टेबल। नितिन ठीक है, यस मैम, स्टेबल है D5, इसीलिए Mn+3 टू Mn+2 हाई वैल्यू देखने को मिली है। अगर हम टेबल में देखें तो लेफ्ट चेक की, ये देखो ये दे रखी, इधर देखो मेरा बेटा, यहाँ देखो, इज दैट क्लियर, ध्यान से देखेंगे। चलो इसको थोड़ा सा डेटा को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। मैम स्कैंडियम की तो वैल्यू नहीं दे रखी, टाइटेनियम की वैल्यू -0.37 है, वेनेडियम की वैल्यू उससे कम हो गई, ध्यान से देखो, क्रोमियम की वैल्यू उससे बढ़ गई, ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखो, टाइटेनियम की -0.37 है और वेनेडियम की देखो 0.26 आ रही है माइनस में, मतलब कम नेगेटिव आ रही है, जबकि क्रोमियम की ज्यादा नेगेटिव आ रही है। क्या आप देख पा रहे हैं। फिर मैग्नीज पे गए तो पॉजिटिव आई, इस पे आयरन पे आए तो पॉजिटिव तो है बट छोटी कम वैल्यू है, और कोबाल्ट की बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है तुम्हें, हाँ या ना, ठीक है। मैग्नीज की पॉजिटिव क्यों आई वो तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, बिकॉज Mn+2 इज मोर स्टेबल, राइट, ओके। एक बार आगे चलते हैं, फिर और चीजें एक्सप्लेन करती हूँ।
फिर फोर्थ देखो, वो कह रहे हैं लो वैल्यू ऑफ Fe+3 to Fe+2 इज एन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe+3। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइंस बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, तो इसीलिए हमें ध्यान से समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखो अगर मैं बोलूं Fe+3 से Fe+2 में क्या ये जाना चाहेगा क्या? मैम इतनी खुशी से नहीं जाना चाहेगा, बिकॉज Fe+3 D5 है और Fe+2 D6 है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब ये Fe+3 में जाना चाहेगा, राइट? आया ना? आयरन की दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है, वो +2 में भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, +3 में भी, बट अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो Fe+3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए तो वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए थी? पॉजिटिव में आनी चाहिए थी, यस और नो? लेकिन यहाँ पे लो वैल्यू बोला है, ये क्यों बोला है लो वैल्यू? ध्यान से देखो इसमें, देखो 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 अगर इसकी नेगेटिव में आ रही होती तो इसका मतलब बेसिकली Fe+2 +3 में जाना चाह रहा है, यस और नो? लो वैल्यू क्यों बोला है? क्योंकि मैग्नीज के कंपैरिजन में इसकी लो वैल्यू है। क्या आप सभी देख पा रहे हैं? मैग्नीज और कोबाल्ट के कंपैरिजन में इसकी लो वैल्यू है, यस और नो? इसलिए लिखा हुआ है लो वैल्यू, ठीक है? आप ये मत समझना लो वैल्यू मतलब कि मैम ये Fe+3 में मतलब Fe+2 क्या बोलते हैं, Fe+3 +2 में जाना चाहेगा, यस और नो? ध्यान से सुनना, लो वैल्यू का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, हम सिर्फ इसको लाइक इस वैल्यू बताना चाहते हैं कि डेविएशन क्यों देखने को मिली, यस और नो? तो इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कोबाल्ट है। क्या आप सभी ये चीज को नोटिस कर पा रहे हैं? अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोबाल्ट है, यानी कि कोबाल्ट +3 खुशी खुशी कोबाल्ट +2 में जाना चाहेगा। हमें लगता क्या है मैम? Mn का होना चाहिए था मोर पॉजिटिव, बिकॉज Mn+2 इज D5, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अकेला फैक्टर रोल प्ले नहीं करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने के लिए। तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट में से सबसे ज्यादा किसका होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट +3 खुशी खुशी जाना चाहेगा कोबाल्ट +3 में, फिर मैग्नीज जो है +3 से +2 में जाना चाहेगा खुशी खुशी। आयरन की कम है वैल्यू, क्यों? बिकॉज आयरन +3 ज्यादा स्टेबल होता है, नो डाउट Fe+2 भी मिलता है, बट Fe+3 जो होता है D5 होता है, इसलिए इसकी कंपैरेटिवली लो वैल्यू देखने को मिल रही है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो इसकी वैल्यू से? यस और नो? ठीक है, चलिए, ये पेपर में बहुत बार सवाल आ चुका है, इसको 5 स्टार लगा लो कि कोबाल्ट +3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं एक एक लाइन इसलिए बता रही हूं क्योंकि कहीं से भी सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, और ये चैप्टर ऐसा है हमें खोज खोज के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, वो कहीं से दे दे हमें नहीं मालूम, राइट? चलिए और आगे आते हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम इज एन अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ V+2 आयन ड्यू टू इट्स हाफ फिल T2G। आपको ये नहीं मालूम ये क्या होता है, राइट? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कराऊंगी जब आप T2G और EG के बारे में पढ़ते हैं। अभी टेंशन मत लो, अभी फिलहाल आप यही ध्यान रखो। एक बार मैं नीचे वाला हटा देती हूँ, यहाँ जगह है क्या? एक सेकेंड, चलो यहाँ बता देती हूँ। देखो वेनेडियम की आपको पता है +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, सबको पता है। तो वेनेडियम +3 में भी रह सकता है और +2 में भी, मतलब +3 से वो +2 में भी जा सकता है, +2 से +3 में भी जा सकता है, यस और नो? राइट? तो बेसिकली
अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो V+2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा T2G3 होता है। मैम हमें ये नहीं पता, छोड़ दो, बस ये मान लो T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जो कि हाफ फील्ड होते हैं, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसकी लो वैल्यू क्यों है, हाई पॉजिटिव वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा वेनेडियम +3 में भी मिलता है, +2 में भी मिलता है। यस और नो? तो वेनेडियम +2 से +3 में भी जा सकता है, +3 से +2 में। तो बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, थोड़ी कम वैल्यू है इसकी, ठीक है? तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, राइट? देखो इधर, ये देखो माइनस में थोड़ी कम वैल्यू है, ध्यान से देखो। अगर आप क्रोमियम से कंपेयर करोगे और टाइटेनियम से कंपेयर करोगे तो वेनेडियम की वैल्यू क्या है, कम है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है, कम नेगेटिव। वो कम नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि वेनेडियम +2 जो होता है वो हाफ फील्ड होता है, इसीलिए। तो आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से हम लोग वैल्यू को कंपेयर करके एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि इसकी लो वैल्यू का रीजन ये हो सकता है, इसका हाई वैल्यू का रीजन ये हो सकता है, ठीक है? आई नो इट्स कंफ्यूजिंग, बस 1-2 बार पढ़ लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, नो वरीज एट ऑल, ठीक है? 41 स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे तुम ज्वाइन हो, राइट? तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगी इसको, चलो अभी करवा देती हूँ। तो देखो इसमें तो मचमची नहीं है, M+2 से M में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें सिर्फ ध्यान रखना है मैग्नीज +2 में ज्यादा स्टेबल है, राइट? निकल +2 में ज्यादा स्टेबल है, रीजन मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। जिंक +2 में ज्यादा स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड, राइट? अब आते हैं M+3 से M+2। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मतलब किसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है M+2 में जाने की? कोबाल्ट की सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नीज की ज्यादा है, और फिर आयरन की ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, +2 से +3 जाने में किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? क्रोमियम और टाइटेनियम की। यस और नो? ठीक है, और वेनेडियम की कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज वेनेडियम +2 जो होता है वो स्टेबल होता है। क्यों होता है? T2G है, अभी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आफ्टर फ्यू लेक्चर्स यू विल गेट टू नो, ठीक है? क्या ये पढ़ के मुझे बता सकते हो मेरा बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है? एवरीवन प्लीज, देखो तुम्हें मेरे साथ साथ ही पढ़ना है, पढ़ो। वेरी गुड, देखो क्या समझ में आया? ये सब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है, तो 0 से अगर कम है, 0 से नेगेटिव में है, तो H2 गैस लिबरेट करेंगे, और 0 से और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो H2 गैस लिबरेट नहीं करेंगे। क्या ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरह ही दिख रहा है तुम लोगों को? Yes. क्या समझ में आया यहाँ से? मैम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम +2 हमने देखा था, इनकी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, राइट? तो इसका मतलब ये H2 गैस लिबरेट करेंगे जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। बट अगर मैं मैग्नीज की बात करूं और कोबाल्ट +3 की बात करूं तो ये H2 गैस लिबरेट नहीं करेंगे। क्लियर है? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इन दोनों में से भी कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग? बोलो। कोबाल्ट। हुआ? सुखवीर, कमल, यस मैम। प्रियांशु, आरुषि, राजकमल, परमिंदर तो पता नहीं कहाँ ही गायब रहता है। परमिंदर है, एक्स्ट्रा क्लास में भी नहीं आते हो। भवानी, ठीक है, निशांत, विनय, जसिका। यार पढ़ लो यार, इतना जोर लगा के इसलिए पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं तो कह सकती थी यार खुद ही पढ़ लो, याद करने वाला चैप्टर है। क्या ये ऐसा चैप्टर है जो खुद पढ़ने पे समझ आएगा? नहीं,
ये कतई नहीं आएगा खुद पढ़ने पे, मैं बता रही हूँ। यू नीड टीचर कि वो आपको बता पाए, फिर चाहे वो कोई भी टीचर हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, XYZ कोई और टीचर हो सकता है, बट तुम्हें टीचर चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। पढ़ा तो मैं भी NCERT ही रही हूँ इसमें, बट ये एक एक लाइन से सवाल बनेगा, हमें खोजना है। चलो ये मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? पढ़ो इसको। नितिका देखो इसको, पूर्वांशी रितिका क्या समझ में आया तुम्हें? बताओ पूर्वांशी क्या समझ में आया है? मैम इसमें बोला है कि C2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूसिंग हो रहा है और Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D4 सेम है। तो क्यों हो रहा है ये पूछा है। वो कह रहा है दोनों में ही D4 है, क्रोमियम+2 में भी और इसमें भी। मुझे ये बताएगा, कौन बताएगा? नितिका तुम बताओ मेरे को। दोनों में D4 है बट क्रोमियम+2 रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाई? मैम क्योंकि Cr2 पॉजिटिव में T2G लेवल है और वहीं पे मैग्नीज जो है 3 पॉजिटिव, वहाँ पे T2G लेवल नहीं है, मतलब उसमें 3 जो सेम एनर्जी वाले लेवल नहीं है, इस वजह से नहीं, ये नहीं पूछा। T2G को एक काम करो, इसको भूल जाओ। मुझे ये बताओ वाई Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। छोड़ो T2G को। हाँ गगन तुम बताओ। मैम हाफ फील्ड है C5 कॉन्फ़िगरेशन का। यस, क्योंकि Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या हुआ कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। अभी तो बता के ही ऊपर। तो Mn+3 Mn+2 में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि यार उसको D4 से D5 मिल रही है ना, दैट इज वाई। अब क्रोमियम+2 रिड्यूसिंग क्यों है? मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज क्यों करेगा? क्योंकि D4 से D3 में जा रहा है। अभी तुमने T2G नहीं पढ़ा इसलिए समझ में नहीं आएगा, बट मैं मान के चल रही हूँ Mn+3 तुम्हें समझ में आ गया है, राइट? तो अभी बता के आई हूँ यार, उस पे ही बेस सवाल तुमसे पूछा हुआ NCERT में। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। कितने? 1 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आइए ये क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। आज की क्लास का पहला सवाल। आराम से पढ़ो, आराम से, टेक योर टाइम। मैम ये सेम क्वेश्चन है जो DPP2 है हाँ खुश रहो, खुश रहो, सेम क्वेश्चन। वेरी गुड, 17 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, वेरी नाइस। राजकमल आप बताओ। मैम पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। जनेश सेकंड वाला गलत है क्या या ठीक है? मैम गलत है। नवकिरणदीप सेकंड वाला गलत है। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा है जो ये कहना चाहता है कि मैम सेकंड वाला सही है? कोई है ऐसा स्टूडेंट? तो प्लीज मुझे बताइए। भवानी क्या कहती हो तुम? मैम गलत है। शगनप्रीत तुम्हारा क्या कहना है? मैम गलत है। गलत है। दिव्यांश गलत है। मैम उसमें लो लिखा है तो Cu2+ की जो होती है तो सही भी हो सकता है। आपकी वॉइस ब्रेक कर गई। अच्छा कोई बात नहीं। प्रांशुल सही है या गलत है रीजन? मैम बीच बीच में लग रहा है, सही भी हो सकता है। जैसे आप बोलते हो लेस नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी जा सकता है कॉपर टू पॉजिटिव का। तो यस 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 यस, पकड़ लिया।
यस, सही ही है ये। जो एनटीए ने आंसर दिया था वो दिया था अपना ये वाला डी ऑप्शन। यस, बिल्कुल सही पकड़ा है। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, मेरे पास है क्या वो, नहीं मेरे वो कल बताया था ना मैंने, उसने लिखा था कि कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहाँ पे सिर्फ लिखा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मच लेस। तो जो चीज जितनी नेगेटिव में होती है वो मैथमेटिकली उतनी लो वैल्यू होती है। यस और नो? तो वही इसने यहाँ पे फंसाया है। जैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताया था, याद है? जिन बच्चों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है मेरे से, वही सेम चीज खेल गया यहाँ पे। तो जब वो ये लिखे ना कि मोर नेगेटिव तो भी ठीक होता, अगर वो लिख रहा है मच लेस तो भी ठीक है। मच लेस का यही तो मतलब हो गया, कोई चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव में है मतलब छोटी है, तो ये रीजन हो गया। तो दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन का। तो समझ गया? ऐसा कोई ट्रैप फंसाए तो देख लेना ध्यान से उसने क्या मेंशन किया हुआ है। डन? चलो बहुत बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। ये आसान है, ये तुम कर लोगे। भवानी, पहला स्टेटमेंट क्या होगा? भवानी या हरनूर, दोनों में से कोई एक बच्चा बताएगा मेरे को। पंकज। मैम ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट। ट्रू है। ट्रांजिशन एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। और स्टेटमेंट 2 ये भी क्या है? ट्रू है। तो दोनों ही क्या हो गई? ट्रू। ट्रू। भवानी क्यों नहीं आया आंसर बेटा तुम्हारी एंड से? भवानी माइक अनम्यूट करके मुझे बताइए। नहीं आता था? यस मैम। नहीं आता था? तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या करते हो पूरा दिन? अब मेरे को सीसीटीवी लगाना पड़ेगा क्या तुम्हारे घर में? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स को बोल के सीसीटीवी लगवाऊं क्या कि क्या करते हैं लोग 24 घंटा फोन हाथ में लेके? अभी कल ही पढ़ाया मैंने, अब कल पढ़ाया वाला ही याद नहीं है तो मैं तो क्या ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सोल्यूशन चैप्टर का फॉर्मूला याद होगा। है तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसे? इतना दुख कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है यार, ऐसे मत करा करो। अब जिसका मैंने नाम लिया है ना, जिन्होंने आंसर नहीं बताया, वो ध्यान रखना। अब 1 घंटा और पड़ा है ना क्लास में, कब खत्म होती है ये क्लास? 8:30, लगभग 1 घंटा है। मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, ध्यान रखना ये चीज। चलो आगे हेडिंग डालते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो अब जो देखो मैंने तुम लोगों को ये बताया हुआ है कि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है, इनको बोलते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसी इनकी पेयरिंग हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? यस मैम। पैरामैग्नेटिक मतलब एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डायमैग्नेटिक मींस 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? इसको हम आगे भी लिखवाऊंगी मैं।
तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जब आप एक सब्सटेंस पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो दो तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, या मैं बोलूं दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं। ये तुम वैसे फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो एक सब्सटेंस को अगर आप अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रख देते हो तो दो तरीके से वो बिहेवियर शो करेगा। पहला है डायामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म दूसरा। तो बेसिकली अगर मान लो जो तुमने फील्ड अप्लाई की है और सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे, मतलब उसके पास ना आके उससे दूर जाए, तो ऐसे वाले सब्सटेंस कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अट्रैक्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो सब्सटेंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रांगली, तो पैरामैग्नेटिक के बाद एक और टर्म आती है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सट्रीम वाला केस है फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में भी अट्रैक्ट करते हैं, बट अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं तो उसका एक नाम दे दिया गया, उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये फेरोमैग्नेटिक है, राइट। अच्छा मैम, ये हमारा काम का है क्या? देखो इतना तो ये काम का नहीं है क्योंकि डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेंगे, बट थोड़ा सा ना याद रखना कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करते हैं और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखना, और कुछ बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा तो आना एक बार, हमें क्या ध्यान रखना है मैम? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे जिनके पास हैविंग एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो मैंने डीपीपी 2 दी है वहां पे शायद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कुछ सवाल भी होगा, आई थिंक एक और बाकियों ने भी देखा होगा। तो जिसका नहीं हुआ है वो अभी हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक कौन से होंगे? जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां से सवाल आता ही आता है। तो लिखो यहाँ पे जेई 2027, ठीक है। चलिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पढ़ना एक बार। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सब्सटेंस के पास तभी वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? तो वो क्या कह रहा है? पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंड ऑर्बिटल। देखो ये थोड़े से भारी भरकम वर्ड आ रहे हैं, हो सकता है तुमने फिजिक्स में सुना हो। एंगुलर मोमेंटम तो सबने ही सुना है ना? यस मैम। यहाँ पे ये जो स्पिन और ऑर्बिटल है ये कैसे है? देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है। और जब वो अपनी एक्सिस पे घूमता है लट्टू की तरह, वो हम खेलते हैं ना बचपन में लट्टू, वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा होता है, तो उससे जो एंगुलर मोमेंटम आता है दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? यस और नो? जैसे मान लो आपको मैंने एक कमरे में छोड़ दिया, पूरे कमरे के गोल गोल चक्कर काट रहे हो, दैट इज योर ऑर्बिटल, और अपनी जगह पे ही घूम रहे हो, दैट इज स्पिन। इज दैट क्लियर? चलिए आइए, अब होता क्या है मेरा बेटा, जो ये 3D अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, उसमें ये बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा बेसिकली वो किस वजह से आना चाहिए मैम? एक स्पिन वाले की वजह से आना चाहिए, एक ऑर्बिटल की वजह से आना चाहिए, है ना? क्योंकि दो एंगुलर मोमेंटम में पढ़ रही हूँ, स्पिन और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का, यस और नो? तो लेकिन आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो 3D सीरीज वाले ट्रांजिशन मेटल है उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वेंच्ड हो जाता है। क्वेंच्ड का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाते हैं वो किसकी वजह से निकाल पाएंगे? स्पिन वाले की वजह से निकाल पाएंगे। देखो इसका रीजन जानोगे तो ठीक है, नहीं जानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बेटा बीएससी एमएससी में पढ़ा जाता है डिटेल में, बट मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ तुम्हें, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ।
अभी मैंने तुम्हें बोला कि बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने तुम्हें कमरे में छोड़ दिया, मैं बोल रही हूँ पूरे कमरे के चक्कर काट रहे हो तुम, दैट इज योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और अपनी ही जगह पे घूम रहे हो, राइट। अब मैंने क्या किया, कमरे में बहुत सारी दीवार खड़ी कर दी, तो बेसिकली जो तुम पहले खुली मस्त मजे से आजादी से घूम रहे थे पूरे कमरे में, अब वो नहीं घूम पाओगे, हाँ या ना? इसका मतलब तुम्हारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम खत्म हो गया है, सिर्फ तुम्हारा क्या है, बस अपनी जगह पे ही घूम रहे हो। इसमें भी यही होता है। अभी तुम्हें लिगेंड्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, आई थिंक हरनूर में पूछा था मेरे से लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं अभी के लिए ये समझो कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। तो लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज, लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और मेटल के डी ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं तो क्या होती है, बेसिकली जहां चार्जेस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जब लिगेंड्स मेटल के डी इलेक्ट्रॉन का अप्रोच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ घूम रहे थे बहुत अच्छे से, उसको क्या कर देते हैं, वो उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो खत्म हो जाता है। यस और नो? तो ये चीज है, ये तुम्हें याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो तुमसे ना तो एडवांस में कोई पूछेगा ना ही मेंस में कोई पूछेगा। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें डीप डाइव करूंगी, बस इतना समझ लेना जो अभी मैंने तुम्हें दीवार वाला एग्जांपल बताया है, राइट। तो जो आपके स्कैंडियम से लेकर जिंक वाले ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो सिर्फ आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको म्यू से हम दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2। ये क्या है, स्पिन ओनली फॉर्मूला, बिकॉज ऑर्बिटल वाला तो क्वेंच्ड हो गया, क्वेंच्ड मतलब खत्म हो जाना, राइट। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इज दैट क्लियर? जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम क्या होता है, आर्गन 18 4s2 3d1। आप मुझे बताओगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, सॉरी 3d2, कितने अनपेयर्ड है, दो है ना। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2.8 के आसपास आएगा, आया ना? बोलो। यस मैम। तुम्हें ना इसको रट्टा मारने की जरूरत, अब तुम्हें ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैम हम अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तुम्हें एक बहुत सस्ता, मतलब सस्ता कह रही हूँ, एक सिंपल तरीका बता दो याद रखने का। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ एक बार, बहुत आसान है। जेई 2027 लिख लेना, इस पे जेई 2027 लिख लेना। चलो आओ, आना एक बार मेरा बेटा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपका मैग्नेटिक मोमेंट। और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। आई थिंक ये टॉपिक पढ़ते हो तुम फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हो। आई अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो रफली आएगा 1.8 के आसपास। वैसे तो एग्जैक्ट 1.732 आता है, बट मैं रफली आपको बता रही हूँ। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रफली 2.8 आएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए तुम्हें बता रही हूँ ये तरीका, जो बहुत हेल्प करेगा। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.8, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.8, कई ऑप्शन में तुम्हें 5 भी मिलेगा, तो समझ जाना उसके ही अप्रोच। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना मिलेगा, 5.8। यस और नो? अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सॉरी, क्या 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? मैम कैसे होंगे? मान लो मैं आयरन की बात करती हूँ, आयरन 3d6 होता है, 1 2 3 4 5, तो 6th वाला यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल कि पहले सिंगल सिंगल भरो फिर पेयरिंग कराओ। तो मैम यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही है, तो जैसे जैसे D5 के बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो पेयरिंग होती हुई जाएगी। तो D6 में 4 अनपेयर्ड है 4.8, D7 में 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे 3.8, D8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2.8, D9 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1.8, D10 में 0 अनपेयर्ड 0।
क्लियर? ये हमने इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं, बट आपको पेपर में कम टाइम में करना है तो डायरेक्ट याद रखो। एक बार इस टेबल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्या दिया हुआ है। एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व दिस टेबल की क्या दिया हुआ है। 4 नंबर की तैयारी चल रही है, पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा हुआ है। आई थिंक कुछ कुछ समझ में आ गया होगा आपको। देखो 1 अनपेयर्ड है तो 1.8 के आसपास ही है। इसने एग्जैक्ट, देखो एनसीईआरटी तो एग्जैक्ट ही लिखेगी ना। 2 है तो देखो 2.8 के आसपास, एग्जैक्ट ये है। 3 3.8, 4 4.8 के आसपास, 5 5.8, मतलब 5 एग्जैक्ट है ये तो, बट हमारा अप्रोक्सीमेशन से भी काम चल जाएगा। 4 4.8, समझ गए ना। तो ये कैलकुलेटेड का मतलब क्या हुआ, जो तुमने इस फॉर्मूले से निकाला है। ऑब्जर्व्ड का मतलब, अब अगर तुम ध्यान से देखो कि जो आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर है ना, उसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। कैन यू सी दैट? जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो ज्यादा देखने को मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैम इनके केस में ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तभी ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। यही रीजन हो सकता है। तो मैम हमें ये याद रखना है, हाँ आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। तो 4 बंदे ऐसे हैं, आयरन कोबाल्ट निकल और कॉपर, फेकोनी कॉपर, राइट। Fe+2 कोबाल्ट+2 निकल+2 कॉपर+2, ये चारों में कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस है। हालांकि अभी तक सवाल जेई में नहीं आया है, मेंस में एक बार शायद आया होगा, बट ज्यादा रेयर ही पूछा गया है। लेकिन ये आ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस हिसाब का पेपर बन रहा है, दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी। हाँ पूछो, क्या पूछना है। मैम एक बार फिर से बता दो, रेंज क्यों आ रही है? रेंज इसलिए थोड़ी सी वेरी कर रही है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर किया होगा। मतलब इसमें पूरी तरीके से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वेंच्ड नहीं हुआ होगा, मतलब खत्म नहीं हुआ होगा, तभी थोड़ी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आ रही है, राइट। किस केस में? आयरन कोबाल्ट निकल और कॉपर। ओके मैम। ठीक है, राइट। बोर्ड्स में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड्स में तो सिंपल तुम ये याद रख सकते हो जो मैंने तुम्हें ये याद रखवाया है, राइट। आइए क्या बोला, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ FeX प्लस, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन FeX प्लस इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज दिस। वो कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, तो बताओ x प्लस x कितना होगा। क्या कर सकते हैं हम? बताओ। n की वैल्यू निकाल के, हाँ, n इंटू n+2 की वैल्यू कितनी आई है? √24 आई है। तो इसका मतलब n इंटू क्या है? 24। n कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। अगर n 4 आया है, इट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो। तो आप मुझे बताओ 4 किस में आएंगे? जब Fe अगर +2 में है तो जब D6 होगा 1 2 3 4 5 4 5 5 ही होती है ऑर्बिटल, और 6th वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, हाँ या ना। तो ये 4 बचे अनपेयर्ड, यानी कि क्या होने वाला है फिर हमारा आंसर? +2 +2 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
समझ आ रहा है? सबका निकाल निकाल के देख लो एक बार, अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो। ओके, इसमें क्या होता है वेनेडियम में 23, तो 4s2 3d3 होगा, यस और नो? तो वेनेडियम +2 में क्या होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड होंगे। टाइटेनियम +3 में 1 अनपेयर्ड होगा और इसमें 0 होगा। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, यस और नो? यस मैम। यस मैम। इससे आसान तो कुछ नहीं आ सकता केमिस्ट्री में, इससे आसान नहीं मैम, इससे आसान तो क्या ही आएगा। हुआ सबको? हो गया? आई थिंक काफी बच्चों को क्लियर हो गया। जिसको नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। तुम फिर बाद में बोल दो 1 महीने बाद, मैम ये चैप्टर तो हमारा हुआ ही नहीं। मैंने क्या हो गया बट्ठा गोल? क्या नहीं आया मुझे बता दो। हाँ देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आनी चाहिए, वो नहीं आता तो बर्बाद है ये चैप्टर। क्या कहते हो? चलो और करोगे सवाल, और है क्या? हाँ अरे यार मैं यादा क्वेश्चन ले आई। चलो फिर मस्त मजे से करते हैं। कितने सवाल हैं चलो देखेंगे। चलो इसको ना एज अ टेस्ट लो, एज अ टेस्ट लो और देखो कितना आप कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, आराम से करो, होले होले करो। जितना मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड सवाल है, करो। शाबाश, 42 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, वेरी गुड, आराम से करो। आप एनसीईआरटी की हेल्प ले लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ले लो। ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, देख लो एक बार ऑप्शन भी। मैम ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन ही मैम, ऑप्शन सी और और क्या करूं? आंसर मत बताओ। I'm very happy. 9 students raised their hand. 10 Lucky, Yashraj, Love, Preet, Simran, Akshara, Karthik, Akshita, Jassika. Very good. Pranshu, Divyansh. Very good. Deepak, हेमंत, यशिता। सबके नाम नहीं बोल पाऊंगी, गला ही बैठ जाएगा मेरा तो। ओके, वेरी नाइस। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे लगता है कि चलो बहुत बढ़िया, आधी से ज्यादा क्लास का ध्यान है क्लास में। वेरी नाइस। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनसीईआरटी, मैंने तुम्हें खुली आजादी दे दी। अब बता दो आरुषि क्या लग रहा है बेटा? मैम ए एंड बी। ए एंड बी सही है? बताओ। सिमरन आपको क्या लग रहा है? सिमरन, सिमरन जीत नहीं, सिर्फ सिमरन। बताओ बताओ। नीतीश क्या लग रहा है? नीतीश, नीतीश यस मैम। क्या लग रहा है? निखिल, अनम्यूट करके बताओ माइक, जल्दी बताओ, या तो झूठे हाथ खड़े मत करो तुम लोग, अगर आता है तो बताओ। चलो चैट में बता दो जिसका हो गया। जो ए बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ए नहीं होगा। अरे ए कहाँ से ठीक होगा यार? मैग्नीज, एक बात बताओ, मैग्नीज +3 में +2 में जाना मैम चाहेगा ना? ऑप्शन ही बोला है।
अच्छा ऑप्शन ए, Yes, अच्छा ma'am. ठीक है ठीक है, ये तो गलत है। तो जहां पे ए है ना वो हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, सी और डी या बी और सी, तो इसका मतलब सी तो ठीक है, बी चेक कर लो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन, यस मैम ठीक है, आंसर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। क्रोमियम +2 लिबरेट करेगा H2 गैस, करेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वेनेडियम +2 इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 4.4, देखो वेनेडियम +2 का मतलब क्या हुआ, स्कैंडियम टेरिविडाइल, बेसिकली 3 अनपेयर्ड है, तो इसका 3.8 आएगा, राइट। इसकी ये तो गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ आयरन, कोबाल्ट, निकल में जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा देखने को मिल रही है, वेनेडियम में नहीं देखने को मिल रही है, तो तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो गया सवाल, तो बी और सी करेक्ट है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। और जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। टेक योर टाइम, टेक एनसीईआरटी हेल्प, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेपर में मत लेना और असाइनमेंट सोल्व करते रहे। सबसे पहले ये पहचानो, इनमें से हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन किसकी है, बताओ। कॉपर। नहीं, कॉपर नहीं आएगा, मैग्नीज। मैग्नीज आएगा, मैग्नीज भी नहीं आएगा, चेक करो ना एनसीईआरटी। मैम कोबाल्ट है 425। कोबाल्ट। ये तो तुमने देख लिया, अगर पेपर में आ जाए तो क्या करोगे, सुनो। स्कैंडियम के केस में तो एक ही अनपेयर्ड है, कॉपर में भी एक अनपेयर्ड है, जबकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इनको तो हटा ही दो, ठीक है। बट मैग्नीज, सॉरी, मैग्नीज में D5 है, हाफ फील्ड है ना, तो इसकी इतनी ज्यादा नहीं होती एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, बिकॉज इसका लेटिस वीक होता है एज कंपेयर टू कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की होगी सबसे ज्यादा, ठीक है, याद रखना। मतलब इनमें से वैसे तो वेनेडियम की होती है, बट जो 4 दी इसमें से कोबाल्ट की होगी, तो कोबाल्ट +2 में क्या होगा, 3D7 होगा, यानी कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बताएगा कोई मेरे को। मैम 3। 3 पेयर्ड होंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके आसपास आएगा, 3.8 के आसपास, बट जो नियरेस्ट इंटीजर है वो कितना आएगा, 4। पता चला कैसे किया। यस मैम। चलो नेक्स्ट करो, ऐसे ही सवाल आएंगे बेटा पेपर में, तो बी रेडी फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेरी गुड, ट्राई टू सोल्व, इतना भी चीटिंग मत करना एनसीईआरटी से कि आदत ही लग जाए तुम लोगों को। भवानी किसकी होती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, भवानी। छोड़ दी क्या पढ़ाई, कमल। तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, इग्नोर मार रहे हो, पहले तो ये बताओ। क्रोमियम। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो यार, बोला करो। भवानी नहीं पढ़ना है तो जाओ यार मेरी क्लास से, मेरे को वो बच्चे नहीं चाहिए जो पढ़ना नहीं चाहते। क्रोमियम की होगी, तो क्रोमियम प्लस में क्या होगा, 3D5 4s1, तो वैसे ही होता है, तो क्रोमियम प्लस में क्या होगा 4s, पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 5 अनपेयर्ड होंगे,
तो इसके करस्पॉन्डिंग 5.8 के आसपास आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, और नियरेस्ट इंटीजर चाहिए तो आंसर विल बी 6. ये वाला क्वेश्चन करो। ये कल जो एनसीईआरटी का तुम्हें बोला था ना घर से पढ़ना, वहीं से है ये सवाल। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे वो होगा जो खुद को एकदम रिड्यूस करना चाहे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो MnO4 नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे +7 है, ये +2 में जाना चाहेगा। उसके बाद डाइक्रोमेट, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये +5 में होगा। तो अब लीस्ट किसकी है? इसकी। तो वेनेडियम यहाँ पे किसमें है? +5 में। तो वेनेडियम +5 में D0 होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें, तो 0 आंसर आ जाएगा। हमें लगता है कि यार 0 आंसर आ सकता है कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे जेई में जहाँ पे 0 आंसर, तो घबराना नहीं है कि मैम हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं सही कर रहे। चलो ये वाला सवाल करो। बताओ किस केस में सेम आएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट? हम बताना। हाँ बताओ बताओ, कोई भी बताओ। मैम Cr3+ और Ni3+. कोबाल्ट क्रोमियम +3 में D3 होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकल में क्या होता है? 3D8 4s2 होता है, राइट? तो अगर +3 होगा तो 2 तो यहाँ से निकलेंगे और 1 यहाँ से निकलेगा, 3D7, तो यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड होंगे। तो इन दोनों के केस में सेम आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? राइट? चलिए। हाँ जी, तो चले आगे। चलिए नेक्स्ट आते हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा और हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर भी शो करते हैं, राइट? ओके, तो कलर किस वजह से आता है आइए देखते हैं। अगेन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जरूरत हमें पड़ेगी, बट इट्स ओके, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को। देखो, जो टाइटेनियम +3 है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वैसे जो पूरा कंपाउंड होता है वो ये होता है, राइट? तो इसमें टाइटेनियम +3 में है, तो मैं सिंपल ये ले रही हूँ, तो इसमें D1 होता है, ठीक है? तो होता क्या है मेरा बेटा कि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से ना जो 5 D ऑर्बिटल होती है उनकी स्प्लिटिंग होती है, इसको T2G बोलते हैं और EG बोलते हैं। बेसिकली स्प्लिटिंग होती क्यों है, लिगेंड की बताऊंगी बाद में, अभी तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ये टॉपिक छेड़ सकती हूँ, बट फिलहाल ये ध्यान रखो कलर क्यों आता है, बस हम इतना ही ध्यान रखेंगे। देखो
लिगेंड जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लिगेंड के प्रेजेंस में ना जो डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटल होती है, जो पहले उनकी एनर्जी सेम होती है, बट लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है ना तो स्प्लिटिंग हो जाती है, जो 5 डी ऑर्बिटल है वो टूट जाएंगे। इसमें टूटती है वो 3, इसमें टूटती है और तीनों के तीनों डीजेनरेट है, सेम एनर्जी है, इसलिए इसको बोला है ट्रिपली डीजेनरेट, राइट। और ये 2 सिंगल मतलब 2 है, इसको हम बोलते हैं डबली डीजेनरेट। तो बेसिकली मान लो D1 है टाइटेनियम +3 में, तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही तुम इस पे रेडिएशन डालोगे और कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या करेगा, हाई एनर्जी हो जाएगी इसकी, एक्साइट करेगा, और जैसे ये हाईएस्ट स्टेट में जाएगा वहां पे तो ये यार स्टेबल नहीं है, तो ये वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पे, क्योंकि हर कोई चाहता है स्टेबल हो वो, तो वापस घूम के अपनी जगह पे आएगा। तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से कलर शो होगा। तो बेसिकली ये जो इसका कलर होता है इस कॉम्प्लेक्स का, वो वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। और जो ये एब्जॉर्ब करेगा जिस कलर की वेवलेंथ, वो होता है येलो कलर। तो येलो कलर ये एब्जॉर्ब करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा, दैट इज वॉयलेट कलर। देखो कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है, वो जिस कलर की रेडिएशन ऑब्जॉर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दिखाएगा। ये शायद मैंने पहले भी तुम्हें शायद बताया है कहीं ना कहीं। यस मैम, हाई लो तो बेसिकली आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ किसका कलर कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा। आप सबने सुना होगा विबग्योर, यस और नो। तो एक हम सर्कुलर व्हील बना लेते हैं इस तरीके से, ऐसे, जहां पे मैं इंडिगो कलर को, जो इंडिगो वाला है उसको मैं एलिमिनेट करूं, वो मेरे काम का नहीं है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे विबग्योर लिख देती हूँ, देखना एक बार। तो आपको क्या दिख रहा है, वॉयलेट के सामने क्या है, येलो है, दिख रहा है सबको। रेड के सामने ग्रीन है और ब्लू के सामने ऑरेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कौन से कलर का कंपाउंड होगा, वॉयलेट कलर का। ग्रीन कर रहा है तो रेड, और उल्टा भी तुम बोल सकते हो, और ऑरेंज कर रहा है तो ऑरेंज की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ब्लू, ठीक है, तो ब्लू दिखाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होंगे, जो एब्जॉर्ब करेगा उसके करस्पॉन्डिंग करेगा। अब जो कलर आ रहा है वो क्यों आ रहा है मेरा बेटा, क्या मैं बोल सकती हूँ ड्यू टू डी ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन डी से डी ऑर्बिटल में जा रहा है उसी की वजह से कलर आ रहा है, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। तो इसका मतलब एक बात हमें और समझ में आई कि अगर मेरे पास किसी मेटल लाइन में फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो ट्रांजिशन करेगा, यस और नो। अगर कोई फुल्ली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, राइट। मतलब जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान से सुनो, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही वो कंपाउंड कलर शो कर रहा होगा। जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे वो ट्रांजिशन करेगा नहीं। अगर नहीं एक्साइट करेगा तो वापस नहीं आएगा, और वापस नहीं आएगा तो कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे, ठीक है, और कलर शो करेंगे, राइट। और जिसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइट नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, कोई कलर नहीं आएगा उनमें, हाँ या ना। बट इसको बाद में जाके मैं इसको अपने बोले गए शब्दों को मैं चेंज भी करूंगी, बट आज के लिए यही मेरे शब्द हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना इस टेबल को। इस टेबल को सारे बच्चे ऑब्जर्व करो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, एवरीवन। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको। क्या समझ में आ रहा है कि मैम D0 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलरलेस आ रहा है। D0 एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलरलेस आ रहा है। या फिर सारे के सारे पेयर्ड हो, इसमें देखो 3D10 है, सारे के सारे पेयर्ड हैं,
ट्रांजिशन नहीं होगी, नहीं होगी तो कलरलेस। दिख रहा है सबको? या मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। हाँ, वैसे एक ही मतलब है इसका। लेकिन बेटा जहां जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां कलर आ रहा है, ध्यान से देखो। पर्पल कलर का टाइटेनियम +3, अभी मैंने तुम्हें बोला ना टाइटेनियम +3 वाला वॉयलेट होता है, वॉयलेट या कभी कभी पर्पल भी लिख जाता है, तो आप उसको चेंज करके पर्पल भी लिख सकते हो। T1 ब्लू, यहाँ पे देखो वेनेडियम +3 ग्रीन कलर का होता है, वेनेडियम +2 वॉयलेट, क्रोमियम +2 वॉयलेट। आपको दिख रहा है कलर, दिख रहे हैं सबके? यस। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम हमें कलर याद रखने हैं क्या, कलर याद रखने हैं क्या? और सबने वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, तभी यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है एक्वेटेड, राइट। हालांकि इसमें वाटर दिखाया नहीं हुआ क्योंकि लिगेंड्स वाली चीज हम लोग लेटर ऑन पढ़ते हैं ना, एक्चुअल में ये वाला कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का। अगर मैं बोलूँ तो ये होता है पर्पल वॉयलेट कलर, ठीक है। दैट इज वाई वर्ड यूज हियर एक्वेटेड। अब बात ये आती है, सारी चीजें छोड़ो, अब बात ये आती है कि मैम हमें कलर याद करने हैं क्या? आंसर इज यस। बट मैम कैसे? देखो यार, मैंने ना तुम्हारे लिए ढूंढी तो है ट्रिक, मैं कोशिश करती हूँ तुम लोगों को बताने की, समझाने की, बट मैं समझा दूंगी, आ जाओ, मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, आना, ट्राई करती हूँ मैं तुम्हें याद करवाने की, आ जाओ। देखो सबसे पहले स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +2 जिंक +2, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन है या फिर बिल्कुल ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब या तो 0 अनपेयर्ड है या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। देखो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कलरलेस होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम मस्त हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये तीन, निकल +2 Fe+2 वेनेडियम +3 का कलर ग्रीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे करोगे? नाइफ कैसे याद रखोगे? नाइफ लव्स V3, नाइफ लव्स ग्रीन V3। नाइफ का मतलब निकल आयरन, लव्स ग्रीन V3 मतलब V3 मतलब वेनेडियम +3, गेटिंग माय पॉइंट। और हरा नाइफ लव्स, देखो मेरे को यही मिली, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि तुम्हें थोड़ा इजी बता पाऊं, बट मुझे यही इजी दिखी, तभी मैं तुम्हें बता रही हूँ। नाइफ, अगर तुम्हें इससे बेटर मिलता तो आप बिल्कुल कर सकते हो। नाइफ लव्स ग्रीन V3, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन कलर है, ठीक है। आगे आओ, कॉपर +2, ये तो सबने पेपर में लैब में देखा होगा तुमने, कॉपर सल्फेट 5H2O का ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, ये तो सबने मेरे ख्याल से देखा ही होगा। तो कॉपर +2 वेनेडियम +4 क्रोमियम +2 का कलर ब्लू होता है, इसको कैसे याद रखोगे? कॉपर, वोडाफोन और क्रोम का कलर ब्लू है, कॉपर, वोडाफोन और क्रोम का कलर क्या है? ब्लू है। बस इसमें ये कंफ्यूजन हो सकते हैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट की, कॉपर, वोडाफोन और क्रोम का कलर ब्लू है, तो कॉपर +2 क्रोमियम +2 और वेनेडियम +4 का कलर ब्लू है। आगे आ जाओ, अब वॉयलेट और पर्पल, टाइटेनियम +3 वेनेडियम +2 क्रोमियम +3 और मैग्नीज +3, इनके कलर वॉयलेट पर्पल होते हैं। तो वो कह रहे हैं टाइटेनियम इज पर्पल और वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज इज वॉयलेट। अब एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें 3D सीरीज याद करवाती हूँ तो कैसे कराती हूँ? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, एक रो में है ना, इसको एक रो में याद करो, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, राइट, पर्पल और वॉयलेट। उसके बाद Mn+2, इसको आप याद रखो, मैन इज पिंक इन कलर, मैन इज पिंक इन कलर। Fe+3, ये तो हमने पढ़ा था जब मैं तुम्हें रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा रही थी, इसका कलर कैसा होता है? येलो ब्राउनिश कलर होता है, तो Fe+3 येलो हो गया। तो मैंने ट्राई किया है इसको बताने का, अब तुम इसको
अपने तरीके से कैसे ध्यान रखते हो वो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, राइट। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ, सर्कल लगा देती हूँ उस पे जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है सबको? मैग्नीज +2, टाइटेनियम +3, कॉपर +2, निकल, बस ये याद रख लो। अगर तुम्हें मगजमारी हो रही है तो ये ध्यान रख लो बस। ओके, उसके बाद आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्रोमियम का लैटिस है, तो क्रोमियम के एटम इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होंगे, बताइए मेरे को, ऐसे, राइट? समझा रही हूँ क्योंकि यार मैं उसमें तो नहीं दिखा पाऊंगी 3D में। तो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, खाली जगह, इसको हम बोलते हैं voids या इंटरस्टिशियल साइट्स। तो क्या होता है मेरा बेटा, जब लैटिस में जो ट्रांजिशन मेटल के लैटिस होते हैं ना, उनमें जो खाली खाली जगह है ना, अगर इस खाली खाली जगह में छोटे छोटे एटम्स आके बैठ जाएं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो जो खाली जगह है, इसमें छोटे छोटे एटम्स जब आके बैठ जाते हैं, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, यस और नो? अब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई बाहर से आके बैठ रहा है तो लैटिस और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये लिखने की जरूरत है, अभी लिखवा दूंगी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा, ये लोग इनर्ट होते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड रिएक्टिव नहीं होते। एक बात बताओ, कैसे रिएक्टिव होंगे? जो खाली जगह थी वो तो इन्होंने भर दी, अब सारी जगह भरी हुई है, तो भाई किसी के साथ रिएक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, या यू कैन से दे आर केमिकली इनर्ट। ठीक है, इनका जो मेटेलिक कंडक्टिविटी रहता है वो सेम रहता है। अब देखो, करंट किस वजह से फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से फ्लो करेगा। तो जो अब मेटल, देखो क्रोमियम का लैटिस है सपोज, तो इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही रहेंगे, मैंने तुम्हें बताया भी था, डीलोकलाइजेशन होती रहेगी, उनके घूमते रहेंगे इधर उधर। तो बाहर से कोई एटम आ जाने से क्या उनके घूमने फिरने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, वो मस्त घूम रहे हैं, राइट? तो करंट जैसे पहले फ्लो कर रहा था वैसे ही अब करेगा, तो मेटेलिक कंडक्टिविटी विल रिमेन सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी उन्होंने जो हार्डनेस है वो डायमंड से कंपेयर कर रखी है, राइट? तो अगर मान लो, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज बोरोन इनके बीच में ट्रैप है, फंसा हुआ है, तो जो इसको हम बोलेंगे बोराइड्स, बोलेंगे बोराइड्स। तो इसकी हार्डनेस जो है, एनसीईआरटी में मेंशन है कि इसकी जो हार्डनेस है वो डायमंड के कंपेरेबल है। आपको तो पता है ना डायमंड कितना हार्ड होता है, यू नो, तो उसकी हार्डनेस इससे कंपैरिजन की गई है। देखना एक बार, क्या यही मैंने बताया है सारी चीजें? जस्ट रीड डाउन, बस यही करना और कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट वाला सवाल आ सकता है, आना हो तो, नहीं आना हो तो नहीं भी आएगा। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है मेरा बेटा कि जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, मतलब इनके ये कोई सिंपल रेशियो में नहीं होते हैं। जैसे इनका, जैसे देखो इस तरीके से होता है, Fe3H है ना, VH.56 दिख रहा है आपको, टाइटेनियम हाइड्रोजन 1.7 आपको दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं 1.7 का मतलब कितना हो गया, 170, एक टाइटेनियम के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 1.7 हाइड्रोजन होगा। समझ रहे हो? यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सिंपल रेशियो में नहीं होते हैं, और ना ही जो ये आपको टाइटेनियम, अब आप ऐसे नहीं निकालोगे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कि X + 1.7 = 0, तो ये इसकी
नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, राइट। ये लिखता भी है द फॉर्मूलाज quoted do not of course correspond to any normal oxidation state of metal, राइट। तो ये अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ना तो आयनिक होते हैं, ना ही पूरी तरीके से कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। ना ही टिपिकली आयनिक होते हैं और ना ही कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, राइट। तो ये एनसीईआरटी लिखती है कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें ध्यान रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करके रखते हैं, एंड दे आर केमिकली इनर्ट, राइट। तो ये चीजें तुम लोगों को ध्यान में रखनी है थोड़ी सी बस। कैटलिस्ट अभी टाइम नहीं है, कैटलिस्ट वाला फिर मैं नेक्स्ट टाइम ही कराऊंगी, राइट, क्योंकि इसमें ना काफी कुछ है बताने का। जैसे कैटलिस्ट तुमने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना और रिएक्शन को फास्ट कराना। तो बेसिकली जो ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, राइट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारी दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, कैटलिस्ट वाली और एक रह गई है एलओए फॉर्मेशन वाली, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अभी टाइम भी हो गया। अपनी नेक्स्ट क्लास कब है? अब मंडे ना, मंडे को वी विल डू। किसी का डाउट है तो पूछ लो। बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं